नमस्कार आदाब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निठारी हत्याकांड की। मई 2006 में अचानक एक लड़की पायल नाम की उसकी गुमशुदगी की बात आती है। उसके पिता कहते हैं कि वो इलाके के करीब में एक कोठी है जहां पर नौकरी की तलाश में गई थी। वहां से वो वापस नहीं आई। उसके पिता ने उस रिक्शे वाले को ढूंढा जो उसको उस कोठी तक छोड़ने गया था। रिक्शे वाले ने उसके पिता से नाराजगी जताई, गुस्सा दिखाया कि उसकी बेटी उस कोठी के अंदर गई और उसने कहा कि मैं आके पैसा देती हूँ। उसने काफ़ी देर इंतजार किया। जब वो लड़की नहीं आई तो वो रिक्शे वाला वहाँ चला गया। लेकिन जब उसका पिता उससे टकराया तो उसने नाराजगी दिखाई कि तुम्हारी बेटी ने मेरे पैसे नहीं दिए। इस तरह से उसके पिता को ये संज्ञान में आता है कि उसकी बेटी इस कोठी में गई है। वो उस कोठी में पहुंचता है। वहाँ के मालिक पंढेर से बात करता है, उसके नौकर कोहली से बात करता है, अपनी बेटी के लिए कहता है, अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है। ये वो दौर था जब मोबाइल अभी शुरू हुआ था, नया नया आया था, इतना एडवांस नहीं था, सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था, सब कुछ अभी लैपटॉप और कंप्यूटर तक रहता था, मोबाइल इतने एडवांस नहीं थे। उसके पिता ने उसकी तस्वीर दिखाई, उन लोगों ने उसे पहचानने से मना कर दिया। उसका शक और बढ़ता गया। उसके पिता को शक हुआ, उसने पुलिस के पास कंप्लेन लिखाई। बात यहां से बढ़ना चालू होती है। इसके बाद पंढेर की कोठी के पीछे से नालियों से जो है कंकाल मिलते हैं। करीब 21 से 30 के बीच में नर कंकाल होते हैं जो कि लड़कियों के और छोटे बच्चों के थे। इसमें वो गरीब लड़कियां और बच्चे उनका शिकार बनते थे जो उनकी कोठी के करीब के गरीब बस्ती में रहते थे। अब हम बात करते हैं निठारी है कहाँ। नोएडा से सटा हुआ एक छोटा सा इलाका है निठारी, जहां पर एक तरफ तो पॉश इलाका है और उसके अपोजिट में ही दूसरी तरफ एक छोटी गरीब बस्ती भी रहती है। इन दोनों के बीच में बॉर्डर पे कह सकते हैं ये कोठी है थी। 2006 में 6 मई को जब पायल नाम की इस लड़की को उसका बाप ढूंढता हुआ पहुंचा तब इस कोठी के बारे में पहली बार पता चला। इस कोठी के आसपास से बहुत सारे बच्चे और लड़कियां करीब 1 से 2 साल के अंदर गायब हो चुके थे। उस समय की अगर हम बात करें, तत्कालीन न्यूज़ की बात करें और सारी खबरों की हम बात करें तो समरी ये थी कि पंढेर उस कोठी का मालिक और उसका नौकर कोहली दोनों ही लड़कियों का और आसपास खेल रहे बच्चों का किसी तरीके से बहला के फुसला के या जबरन उनको किडनैप कर लेते थे, उनको अपनी कोठी में ले लेते थे। उसके बाद उनके साथ हर तरीके का गंदा काम होता था। हमने एक पिक्चर देखी है बीच में जिसकी 5-6 सीरीज भी आई है, द रॉन्ग टर्न, जिसमें कुछ नरभक्षी लोग हैं और इंसान का गोश्त खाते हैं। ये नरभक्षी वैसे ही हैं। इसी के ऊपर एक फिल्म बनी थी मर्डर 3, जिसमें कि निठारी हत्याकांड को ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है थोड़ी सी। ये पंढेर और कोहली यानी कि उस कोठी का मालिक पंढेर और उसका नौकर कोहली, ये दोनों इंसानी शरीर बॉडी उनके साथ रेप करते, गंदा काम करते। उसके बाद उनकी बॉडी के पुर्जे पुर्जे काट करके पीस पीस बना करके उसको पकाते और खाते। कितना घिनौना और कितना गिरा हुआ ये जघन्य हत्याकांड था जो एक सीरियल किलिंग थी उस टाइम पे। और निठारी से बड़ा केस उस वक्त कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। न्यूज में हर तरफ सिर्फ निठारी का चर्चा था, जबकि सोशल मीडिया उस समय नहीं था, स्ट्रांग भी नहीं था और बिल्कुल ही नहीं था। तब भी हर तरफ निठारी का चर्चा था। सभी के दिमाग में एक सवाल हो रहा था कि निठारी में क्या चल रहा है। कुछ महीनों की जांच पड़ताल हुई, इसमें सीबीआई इंगेज हुई। जांच पड़ताल में नर कंकाल मिले, उसकी कोठी के अंदर पीछे कुएं जैसा गड्ढा था उसमें नर कंकाल मिले। ये सारे कंकाल जवान लड़कियों के, छोटे बच्चियों के, छोटे बच्चों के थे जिनके साथ ये विभत्स रेप, गैंग रेप जो भी कह सकते हैं, गंदे से गंदा एक काम करते। उसके बाद उनकी बॉडी को काटते, पीटते और पका करके खाते। ये कितने घिनौने गिरे हुए नरभक्षी लोग थे ये उस वक्त की रिपोर्ट के हिसाब से। आज मुझे ये बातें इल्जाम लगाते हुए थोड़ा सा अपने को संभालना पड़ रहा है, क्योंकि इस न्यूज़ को लेकर के मैं आपके सामने क्यों आया और इतनी पुरानी न्यूज़ को लेकर के क्यों आया, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो उस समय युवावस्था में थे और न्यूज़ को लगातार देख रहे थे और निठारी हत्याकांड के बारे में जानते थे, हमको ये लगने लगा था कि निठारी हत्याकांड में पंढेर को और कोहली को अब तक फांसी या सजाए मौत डिक्लेयर हो चुकी होगी। लेकिन कोलकाता के रेप केस के हाईलाइट होने के बाद मैंने सोचा कि इस न्यूज़ को सबके साथ शेयर किया जाए ताकि पता चल सके कि जिस 2006 की घटना को लेके पूरा इंडिया हिल चुका था, विदेशी चैनल और मीडिया भी हिल चुके थे कि एक सिटी के बीचों बीच में लगातार सीरियल किलिंग हो रही है, रेप हो रहा है बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, फिर उनकी बॉडी को पका करके घर के अंदर खाया जा रहा है। इससे बड़ा क्राइम क्या होगा। और एक नहीं 20 से 30 कंकालों की पुष्टि होती है जो उस वक्त की न्यूज़ के हिसाब से, और ये होता है कि ये 20 से 30 कंकाल उसके घर की नाली से और पीछे गड्ढे से अलग अलग जगह से बरामद हुए।
हम सभी को लग रहा था कि निठारी हत्याकांड में सजा हो चुकी होगी, पंडेर या तो जेल में होगा या फिर उसको मौत की सजा मिल चुकी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग की जानकारी के लिए बताता चलूं कि 2023 में जो है ये अपराधी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब हम नजर डालेंगे कि ये केस की पूरी मुहिम कहां शुरू हुई, क्या क्या इस घटनाक्रम में हुआ और 2023 में आते आते ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों अपराधी बाइज्जत बरी हो गए। समराइज ये कि नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 के दिसंबर महीने में मोनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे से नाले से पुलिस को 19 मानव कंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखते हैं इस गांव में और क्या हुआ, निठारी के इस केस में क्या होता है। नोएडा के गांव निठारी में साल 2006 में हुई इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली की वजह से नोएडा का छोटा सा गांव निठारी केस देश भर में पहचाना जाने लगा। वारदात के 18 साल बाद भी निठारी गांव का सुनते ही लोग डर से सहम जाते हैं। निठारी गांव का नाम आते ही लोग इस वाक्य को फिर से याद कर लेते हैं। जब न्यूज चैनलों और न्यूज़पेपर्स में निठारी हत्याकांड हेडलाइन में छाया रहता था, आज इस कांड की चर्चा फिर से हो रही है और आखिर साल 2006 में हुए इस कांड में आज क्या हुआ कि दोबारा भी यह हमारे जहन से नहीं निकल पा रहे। अब हम यहां जानते हैं कि निठारी कांड में कैसे कैसे क्या हुआ। निठारी हत्याकांड में जो है नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंडेर पर 2005 से लेकर 2006 यानी 1 साल तक बच्चों की हत्या और आरोप था। इस मामले का खुलासा पायल नाम की लड़की की हत्या की जांच से हुआ था। पहले 31 बच्चों की हत्या के आरोप पंडेर और उसके नौकर कोहली पे लगे थे, लेकिन जांच में 19 लोगों की हत्या और यौन शोषण और सबूत मिटाने की बात सामने आई थी। इनमें 10 लड़कियां शामिल थीं, लेकिन इनमें से कुछ के DNA सैंपल मैच नहीं हुए और कुछ मामलों में आरोपी बरी हो गए। यहां सोचने की बात है कि DNA सैंपल मैच ना होने की वजह से, सबूतों की कमी की वजह से करीब 10 केसेस में ये अपराधी पहले ही बाइज्जत बरी हो चुके थे। अब बचते हैं 19 के कंकाल, उनकी बात करते हैं। मोनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 कंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 इस तरह के पैकेट मिले थे, जिसमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर अफसरों समेत पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए थे। ये न्यूज है इंडिया टीवी पे 2023 की। अब देखते हैं इस केस में कब कब क्या क्या घटनाएं हुई। निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर और कोहली को आज यानी 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी करने का आदेश दे दिया है। दोनों को मिली फांसी की सजा भी अदालत ने रद्द कर दी है। ये आज की अपडेट है, लास्ट अपडेट जो इस केस की। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। सुरेंद्र कोहली और पंडेर को पिंकी की हत्याकांड और रेप की कोशिश में 24 जुलाई 2017 को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। दोनों के खिलाफ हत्या के 16 में से 8वें मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। उसके बाद अगला कमेंट जो है इंडिया टीवी पे, सीबीआई कोर्ट ने 22 जुलाई 2017 को मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराते हुए सजा के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। यानी कि 24 जुलाई 2017 को इनको सजा सुनाई जाने वाली थी एक और लड़की के कत्ल के इल्जाम में। उसके बाद रिंपा हल्दर हत्याकांड। रिंपा हल्दर नाम की लड़की के हत्याकांड में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा को जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। यानी कि हमारे कोर्ट की तरफ से रियायत है कि उम्र कैद की सजा में उसकी फांसी को तब्दील कर दिया गया, जबकि इस केस में बहुत कुछ क्लियर हो चुका था, बहुत कुछ क्लियर था कि ये नरभक्षी लोग हैं। लेकिन आज मैं ये खुल करके नहीं बोल सकता, क्योंकि आज मेरा इस तरह से बोलना हमारे कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जाएगा। खैर, रिंपा हल्दर केस में इनको उम्र कैद की सजा हो गई। आरोपी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर पुनर्विचार याचिका अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया था कि इनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था, फांसी की सजा को। रिंपा की हत्या मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अदालत में सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर अक्टूबर 29 तक के लिए रोक लगा दी गई थी।
यानी कि अदालत ने फांसी की सजा को रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा और सुनवाई को कैंसिल कर दिया उसकी फांसी की सजा को रोकने के लिए। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे ही दो संस्थानों के बीच में जो गैप है, चैलेंजेस हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है और डिसीजन टेकिंग को लेकर के पोजीशंस मिल रही है दोनों संस्थानों के बीच में, उस चीज का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। और हमारे इंडिया में ऐसे संस्थानों के बीच में कई बार लापरवाही, कई बार एक दूसरे के साथ तालमेल ना बैठना, और कई बार हमारे कानून के अलग अलग पॉइंट्स का बेनिफिट उठा करके अलग अलग कोर्ट्स और संस्थानों में जा करके फांसी की सजा कई बार कैंसिल होते आई है, और बहुत सारे अपराधी बिना किसी रोक टोक के आज़ादी से जो है अपनी लाइफ जी रहे हैं, जबकि वो बहुत बड़े अपराधी रह चुके हैं। आगे हम देखते हैं इसमें क्या हुआ। सीबीआई ने मई 2007 में अपनी चार्जशीट में पंढेर को 15 साल की रिम्पा हल्दर नाम की बच्ची के किडनैप के लिए रेप और हत्या के मामले में आरोप मुक्त कर दिया। यानी यहां पे अब सीबीआई का एंगेजमेंट आता है। यानी जहां सीबीआई के पास थी 2007 में ही सीबीआई ने जो है 15 साल की जो रिम्पा हल्दर थी उसके मर्डर केस और रेप से इनको आरोप मुक्त कर दिया था। इसके बाद आरोप मुक्त करने के बाद, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने पंढेर को इस मामले में सह अभियुक्त बनाया। पंढेर और कोहली को दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई गई थी। यानी कि फिर अदालत के दखल के बाद सीबीआई ने जो है पंढेर यानी मालिक को, यहां आप थोड़ा सा समझें, यहां पर कोहली यानी नौकर को टारगेट किया गया, नौकर को जो है मेन अभियुक्त बनाया गया, जबकि पंढेर उसके मालिक को बरी कर दिया गया। सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन जब अदालत ने फटकार लगाई तो सीबीआई ने पंढेर को सह अभियुक्त यानी उसके साथ किए गए अपराध का पार्टनर तो बनाया, लेकिन मेन अभियुक्त नहीं बनाया। जबकि आप खुद सोच सकते हैं कि एक नौकर और मालिक दोनों ही अगर इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा शय किसकी तरफ से मिलती होगी, सबसे बड़ा सपोर्ट किसका होगा, और मेन पर्सन कौन होगा इस अपराध में हिस्सा लेने वाला। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने देखा कि सीबीआई और वहीं अदालत के बीच में तालमेल की कमी थी, जिसका फायदा अपराधी उठा रहा था, पंढेर मालिक उसका। लेकिन अदालत ने वहां पे अपना रोल जो है प्रूव किया और सीबीआई में की रिपोर्ट्स में दखल देते हुए फटकार लगाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंढेर दोबारा सह अपराधी बनाया गया। निठारी हत्याकांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को जनवरी 2007 में पुलिस नार्को टेस्ट के लिए ले जाती है। गांधीनगर लेकर के जब पहुंचती है तो मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली से पूछताछ के बाद सीबीआई कुछ ही दिनों में जांच करने के लिए नोएडा के निठारी गांव जाती है। यहां से और भी हड्डियां बरामद होती हैं। इसी महीने में दोनों को पेशी के लिए गाजियाबाद की एक कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां इनके साथ परिसर में मारपीट होती है। यह घटना हुई थी फरवरी 2020 से लेकर के अप्रैल के बीच में। दोनों आरोपी को 14 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया। वहीं गुमशुदा लड़की के कंकाल की पहचान उसके कपड़ों से की गई। इसमें एक और लड़की की पहचान की गई उसके कपड़ों के जरिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2007 में तो ये केस बहुत तूल पकड़े हुआ था, तो दौड़ भाग हो रही थी, नार्को टेस्ट हो रहा था, गांधीनगर फोर्स जा रही है, गांधीनगर से फोर्स यहाँ आ रही है, और 2007 में ही जो है सीबीआई को फटकार लगाई गई और दोनों को, पंढेर और कोहली दोनों को ही 2007 में निचली अदालत ने जो है मौत की सजा सुना दी थी। ये 2007 में ही की बात है। उसके बाद ये सारी आपको मैंने समरी बताई। 12 नवंबर 2006 को एक लड़की कोठी में सफाई के लिए जाती है और अपने घर से गई, लेकिन वो वापस नहीं आती है। परिवार के खूब तलाशने के बाद भी जब उसका पता नहीं चलता है तो मामले की शिकायत पुलिस में पहुंचती है और पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की। वहीं मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे बने नाले में कई कंकाल पाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 19 केस दर्ज किए थे। ये थी इस केस की समरी इंडिया टीवी की लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से। हिंदुस्तान ने भी इसको कवर किया है लेटेस्ट न्यूज़ में, जो कि पिछले साल की है। और यहाँ पर हेडलाइंस है इनकी कि 17 साल बाद रिहा हुआ मोहिंदर सिंह पंढेर, लेकिन परिवार उससे मिलने नहीं आया और जेल से निकलते ही उन्होंने हाथ जोड़े। हम ये देखना चाहते हैं, हम अपनी अदालतों पे शक नहीं कर सकते, उनकी कार्रवाई पे शक नहीं कर सकते, लेकिन इतने जघन्य हत्याकांडों में हमारी संस्थानों के बीच तालमेल की कमी, कई बार पुलिस के लेवल पे अगर कोई कमी हुई, कभी सीबीआई से कोई गलती हुई, कभी अदालत की तरफ से जो दांव पेच होते हैं उसका फायदा उठाते हुए शातिर वकीलों की वजह से ये अपराधी छूट जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ आतंकवादी पकड़े जाते हैं विदेशों के और उनके लिए वकील दिए जाते हैं, और जो वकील उनका केस लड़ते हैं उनको हम देशद्रोही और बाइकाट करने लगते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे वकीलों को बाइकाट या देशद्रोही कहने के बजाय जो वकील
रेप के विक्टिम्स को बचाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो रही होती है कि ये केस में रेप का विक्टिम जो है वो असली मुजरिम है, लेकिन उनको बचाने की पूरी कोशिश अगर वकील करते हैं तो ऐसे वकीलों का हमें बाइकाट करना चाहिए। रेप के केसेस में मेरी तरफ से तो ये है कि बिल्कुल भी रियायत नहीं होनी चाहिए। कलकत्ता का कांड इस हफ्ते में हुआ, लेकिन इसी हफ्ते में कई और न्यूज़ भी है जिसमें उत्तराखंड में एक नर्स के साथ भी हुआ बलात्कार और रेप। साथ ही बिहार के एक गांव की भी घटना की मैंने वीडियो देखी थी, जिसमें कि एक छोटे चैनल पे जिसमें कि उस गुंडे लड़की को उसके घर से उसके घर वालों के सामने रात में उठा ले जाते हैं और अगले दिन लड़की की बॉडी जो कि गैंग रेप का शिकार थी और चाकुओं से उसको गोदा गया था। ये न्यूज़ भी पिछले हफ्तों की ही है। और बिहार के एक गांव की शॉर्ट में जो रिपोर्ट में बोला गया उसमें ये कि उसके प्राइवेट पार्ट पे करीब 50 बार चाकू से वार किया गया। तो कितने विभत्स तरीके से घटनाक्रम है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के अगर देश में कानून की व्यवस्था मजबूत नहीं होती है तो हमारे देश में महिलाओं को एक अच्छी पोजीशन, एक लाइफ स्टैंडर्ड देना एक सिर्फ छलावा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये सारी चीज़ें एक जुमलेबाजी हैं। कई बार हमने रिपोर्ट्स में देखा है, लेटेस्ट रिपोर्ट्स में भी, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, रशिया वगैरह जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ से टूरिस्ट हमारे यहाँ बहुत आते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल गाइडलाइंस को पढ़ें तो बहुत सारे कंट्रीज़ में गाइडलाइंस में इंडिया को वोमेन ट्रेवलिंग के लिए सेफ नहीं बताया गया है। दिस इज़ अ शेम। हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा इतना एडवांस कंट्री, जहाँ के लोग इंडिया के बाहर अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में अपनी अच्छी पोजीशंस के साथ रहते हैं, हमारे यहाँ के लोग अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पोजीशंस पे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़ का हिस्सा हैं। और हमारे कंट्री में जब उनके विदेशों से लोग आते हैं तो उनके लिए गाइडलाइंस जारी की जाती है कि आप इंडिया में अगर आप वुमेन हैं तो ट्रेवलिंग के लिए ना जाएं, अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ रहें और सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करें और अपने को संभल करके रखे रहें, किसी पे भरोसा ना करें। यह हमारे देश के लिए कतई भी इज्जत की बात नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन जब तक हमारी कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, केसेस को फास्ट ट्रैक पे ना लिया जाएगा, सीबीआई के लिए रेप के लिए स्पेशल सेल नहीं बनाई जाएगी जो सिर्फ रेप केसेस को डील करे और स्ट्रिक्ट डिसीजंस को फौरन जो है एग्जीक्यूट किया जाए। फांसी की सज़ा जो है हमारे कंट्री में जो है रेप केसेस में, खासतौर से जब रेप, गैंग रेप, ब्रूचुअल रेप और मर्डर के केसेस हों तो उसमें फांसी की सज़ा का अधिकार बहुत कोर्ट के पास बहुत फास्ट डिसीजन लेने के अधिकार हों। और इसमें जो एक संस्था बनाई जाए जो रेप केसेस को डील करे, उसकी जांच को फाइनल डिसीजन माना जाए और सबूत अगर मिल जाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो इस पे ये भी होना चाहिए कि निचली अदालत के बाद ऊपर की अदालत में इसकी सुनवाई को रद्द किया जाए। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो एक नेशनल बॉडी है उसकी तरफ से एक कॉमन कानून आना चाहिए, स्टेट लेवल के बजाय कॉमन कंट्री वाइज एक कानून पास होना चाहिए। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट अलग अलग कम्युनिटी के और रिलीजियस कानूनों को लेकर के आए दिन ड्रामा करती है, जिसमें कि आप कह लें कि 3 तलाक वगैरह जैसे इश्यूज बनाए जाते हैं और उसके बाद अभी आप देख रहे वक्फ बोर्ड को लेकर के कम्युनिटी को और मेजॉरिटी को लड़ाने की कोशिश की जाती है। ऐसे कानूनों पे अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय अगर सीरियसली हमारी गवर्नमेंट के ऊपर पूरा दबाव डाला जाए कि उनको जल्द से जल्द रेप को लेकर के एक केस बनाना, एक कानून बनाना है और एक फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाना है, एक सिस्टम में एक स्पेशल टीम गठन करनी है। जिस तरह हमारे देश में आतंकवादियों को मारने के लिए, नक्सलवाद को मारने के लिए एसटीएफ और अलग अलग तरह की स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की टीम्स हमेशा बनती रही हैं, बड़ी बड़ी फौजें हमारे यहाँ बन चुकी हैं जिसमें कि अलग अलग टारगेट्स के लिए। हमारे देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा जो एक क्राइम है उसमें से है रेप एंड मर्डर। ये जो ब्रूचुअल रेप और मर्डर्स के केसेस हैं, अगर उनको आप डिटेल में पढ़ते हैं कि रेप की घटना के दौरान क्या क्या हुआ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की बॉडी के साथ इस तरह से हैवानियत कैसे कर सकता है। उनके प्राइवेट पार्ट्स में सरिया और अलग अलग तरीके के औजार डाल करके उनको इस तरह घायल करना कि वो मरने और जीने के बीच में कराते रहें। निर्भया की बात को अभी हम भूल नहीं पाए थे, लेकिन निर्भया और अभया जो कलकत्ता जिसको हमने नाम दिया है, इस बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हमारे देश में रेप केसेस नहीं हुए या निर्भया और अभया के बीच में दूसरी कोई लड़की रेप की शिकार नहीं हुई है या उसकी मौत नहीं हुई है। आए दिन, हर दिन हमारे यहाँ रेप के केसेस होते हैं और मर्डर्स होते हैं और उसके बाद अपराधियों के साथ सुनवाई होती रहती है, चलती रहती है, फांसी की सजा सुनने में नहीं आती।
प्रधानमंत्री जी ने 2000 अभी 15 अगस्त को जो भाषण दिया है लेटेस्ट, आज से 10 दिन पहले, उस भाषण में जो है उन्होंने ये कहा कि जब कोई रेप की घटना ऐसी होती है तो लोग कैंडल मार्च लेकर के रोड पे निकल आते हैं, लोग जो है सवाल उठाने लगते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन लोग उस टाइम पे हल्ला करके इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते जब उनको सजा सुनाई जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा बड़ा केस बताएं जिसमें कि अपराधी को प्रॉपर एक सजा हुई हो। ब्रूचल मर्डर केस है, उसमें किसी को सजाए मौत दी गई हो या फिर उम्र कैद दी गई हो लेटेस्ट में, ऐसी कोई घटना बताएं। अगर ऐसा हुआ है तो हम सराहना करते हैं गवर्नमेंट के और कोर्ट के इस डिसीजन को, लेकिन ऐसा कोई केस हमारी नज़र में नहीं आता कि कोई ब्रूचल मर्डर केस, रेप केस है और उसके बदले में हमें सजा सुनाई देती हुई न्यूज़ में दिखी हो। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी के इस जुमलेबाजी को मैं बिल्कुल ही खोखला मानता हूँ। ये सिर्फ उनकी बातें हैं। हमारे देश में लचर कानून व्यवस्था, संस्थानों के मतभेद और कानून के दांव पेच के बीच में वकीलों के सपोर्ट से अपराधियों का बचना एक कॉमन बात है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम तैयार किया जाए, प्लस एक CBI और बाकी टीम से अलग एक स्पेशल टीम का गठन किया जाए जो हर जिले में अपॉइंट की जाए, और उस टीम का सिर्फ मकसद हो स्पेशल टीम का कि रेप केसेस को फास्ट ट्रैक पे डील करना, उसके जो सबूत है उसको जल्द से जल्द कवर अप करना, और रेप केसेस के मामले में अपराधियों की चार्जशीट दायर करने के तरीके और उनकी रिमांड के सिस्टम में भी फर्क आना चाहिए। जो संस्थान जहाँ पे केस होते हैं, पीछे अगर आप बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें छोटी बच्चियों के साथ केस हुआ। हम अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर में भी एक बड़ा केस हुआ था आज से 25 साल के आसपास पहले, जब लगातार एक बाहुबली के द्वारा जो है लड़कियों का रेप और ब्लैकमेलिंग की घटना हो रही थी। तो ऐसा कोई भी अपराधी है उसको बचना नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी अपराधी हो, किसी समाज से आता हो, किसी धर्म से आता हो, किसी पॉलिटिकल ग्रुप से आता हो, अगर वो रेप का मुजरिम है तो उसकी सजा बहुत से बहुत तेज होनी चाहिए। इतनी तेज कि अगला रेप करने वाला जो अपराधी है वो सोचने के मजबूर हो जाए कि वो जो कर रहा है उसका नतीजा उसको अगले दिन ही मिल सकता है। उसके अंदर ये खौफ हो कि अगर वो किसी लड़की के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है, या इवनिंग टीप्स करता है, या ऑफिस में उसके साथ टीज करता है, तो वो सेफ नहीं है, उसको सजा मिलेगी। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस ले, कानून ऐसे डिसीजंस ले जो सबके लिए जो है एक पैटर्न बन जाए। अगर बिल्किस बानो के केस में अपराधियों को रिहा करना, गार्लैंडिंग करना, उनको माला पहनाना, माला अर्पण करना और उनका स्वागत करना हमारे देश की एक मेजॉरिटी के लिए एक बहुत अच्छा काम है, तो हमारे देश की उस मेजॉरिटी को ये सोचना पड़ेगा कि बिल्किस बानो, निर्भया, किसी भी लड़की के बीच में आपको फर्क करना अगर आता है तो आप किसी भी समाज में लड़कियों के सपोर्ट में नहीं हैं। आप लड़कियों को इज्जत करना नहीं जानते। लड़कियां हैं, उनकी इज्जत होनी चाहिए, वो सभी के घर की इज्जत है। इसलिए जब किसी लड़की का कोई मैटर आए, रेप केस आए, गैंग रेप केस आए, ब्रूचल मर्डर केस आए, तो वहां पे मैं विनती करता हूं अपने देश के लोगों से कि हिंदू मुसलमान ये देखना बंद कर दें। उनका अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो हैवान होते हैं, चाहे वो बिल्किस बानो के केस के अपराधी रहे हो या कश्मीर के केस के का पुलिसकर्मी अपराधी रहा हो, वो सारे हैवान ही हैं और सिर्फ हैवान हैं। वो अपनी हवस मिटाने के लिए, हवस मिटाने के वक्त ये नहीं देखेंगे कि वो लड़की हिंदू है कि मुस्लिम है, वो बीजेपी की है कि कांग्रेस की है। इसलिए आप पॉलिटिकल चक्करों में ना पड़ें, पूरी तरह से इन मामलों में गवर्नमेंट पे दबाव डालें ताकि वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट डिसीजन लें, केस बनाएं और जो सिस्टम है उसको मजबूत करें। और बिल्किस बानो हत्याकांड जैसे केसेस में या फिर जम्मू कश्मीर में बच्ची के रेप केस में, इन सभी केसेस में जो है अगर हो सके तो आप लोग दबाव डालें, याचिका दायर करें और उन केसेस को ओपन करें ताकि सबके लिए एक नज़ीर बन सके कि नहीं, इस कंट्री में जिंदा लोग रहते हैं जो किसी लड़की के मरने पे, रेप होने पे, उसके साथ दरिंदगी होने पर ये नहीं देखते कि वो लड़की मुस्लिम थी कि हिंदू थी। वो ये देखते हैं कि वो लड़की सिर्फ एक लड़की थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की घर की इज्जत थी। हमारे कंट्री में लड़कियों की एक अपनी इज्जत है, स्टैंडर्ड है। हमारे कंट्री में लड़कियां हमारे घर की इज्जत होती हैं और ये हैवान उन लड़कियों के साथ बुरा तो करते ही हैं लेकिन उनकी जान तक ले लेते हैं। और उनके इस गैंग रेप या रेप से लेकर के मरने के दौरान जो भी 40 मिनट, 1 घंटे, 1 रात जो भी उनको झेलना पड़ता है वो जहन्नम से कम नहीं होता। दोस्तों भाइयों, बस इन्हीं बातों के साथ मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अफसोसजनक है मेरी निगाह में कि निठारी हत्याकांड के अपराधी आज इतने साल की ताम झाम और जेल तेड़ के बाद जो है छूट चुके हैं।
कई बार अपराधी जो है इस वजह से भी छूट जाते हैं क्योंकि जो विक्टिम के परिवार हैं वो केस लड़ने में सक्षम नहीं हैं। मुझे लगता है कि ऐसे केसेस को गवर्नमेंट को खुद फॉलो करना चाहिए। विक्टिम के परिवार की तरफ से सपोर्ट हो या ना हो, गवर्नमेंट को इन केसेस में पूरा सपोर्ट देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मुद्दे पर। और मेरे अगर आपको